Hello everyone. Hope all of you are fine and good. I am Dr. Abhishek Gupta from Nirog Street. Hoping all of you are doing very good. So आज का जो मेरा विषय है वो है सद्योवमन और सद्यो विरेचन। तो बेसिकली एक ऐसा विषय है जो सामान्यतः आयुर्वेद में एक तरह से अछूता सा ही है। ज़्यादातर लोग जो है इस विषय को ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन क्लिनिकली जब हम इस पे काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे और मिराकुलस मैजिकल रिजल्ट्स जो है मिलते हैं। तो आज की जो चर्चा रहेगी वो हम लोग जो है सद्योवमन और सद्यो विरेचन पर करेंगे। बहुत ही सरल सा विषय है और बहुत ही प्रभावकारी है। आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चंस हों तो आप लोग जरूर इस पे पोस्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी तरह के प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूं इस विषय से रिलेटेड। इससे शुरू करने से पहले कुछ बातों को जो है मैं कहना चाहूँगा। हमारे आयुर्वेद में हम लोग जो है बहुत तरह की चीज़ों पे चर्चा करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। बहुत सारे विचार हैं हम लोगों के बीच में, और उन सभी चीज़ों की वजह से ऐसी सिचुएशन होती है कि हम लोग जो है आपस में ही उलझ कर रह जाते हैं, और हमारी जो बेहतरीन चीज़ें हैं या जो वास्तविकता में जो मिलजुल के साथ करके काम करके जो हम बेहतर कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए, वो हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही विचार सिर्फ जो है सही है, या कुछ कहते हैं कि आयुर्वेद का जो शास्त्र कह दिया है बस वही सही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे एक सुधार की गुंजाइश होती है, और हर सिद्धांत में एक अलग सिद्धांत बन सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। रोगी, ऋतु, काल, देश, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जब काम करने जाते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें जो है बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और हर किसी का विचार जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार। तो इसलिए सिर्फ खुद को ही प्रेज ना करते रहें, अपने साथियों को, इवन किसी नए आयुर्वेद स्नातक को भी जो है जरूर सम्मान दें, और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जरूर हुनर होगा। उसको उसको पहचानने में उसकी मदद करें। नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसकी जो है बुराई ना करें, सामने से पीछे से जैसे भी है। तो अपना आयुर्वेद में हम लोगों को मिलजुल के काम करने की एक सोच जो है वो बनानी बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत करता हूँ कि लघु वमन और लघु विरोचन जो है वो इतना सरल और प्रैक्टिकल है कि अगर हम लोग उसको काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छे जो है रिजल्ट मिलते हैं। साथ में जो है अब कई लोग जो है सद्योवमन सद्यो विरेचन का जो है शास्त्र रेफरेंस पूछते हैं, तो चक्रपाणि ने जो है इसके बारे में कहा है। इसको मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि लोग कहेंगे अरे शास्त्र में तो लिखा ही नहीं है कहीं पे, और आपने जो है एक नई कहानी शुरू कर दी है। तो ऐसा नहीं है। और अगर नहीं भी शास्त्र में है, जैसे कि अब वर्तमान में कोरोना चल रहा है, शास्त्र में तो नहीं है। या थायराइड है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, शास्त्र में तो नहीं है। इन नामों से तो नहीं है, किसी और नाम से हैं, या इनके सिद्धांत जो हैं वो हैं। बहुत सारी नए ऐसी चीजें आती रहती हैं जिनको शास्त्र में कहीं बताया ही नहीं गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उस पर काम नहीं करेंगे या काम नहीं किया जा सकता है। तो वो एक जो है लकीर के फकीर वाली जो बात है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कुल मिला के सद्योवमन सद्यो विरेचन पहले से ही शास्त्र में मौजूद है, कोई मेरा खुद का बनाया हुआ कुछ भी इसमें नहीं है। चक्रपाणि ने इसके बारे में कहा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो से जो है एक जो निकल के आता है मतलब होता है सद्ध, मतलब तत्क्षणे। सद्ध एक प्रत्यय है, यह शब्द जो है एक प्रत्यय है, और इससे जो अर्थ निकल के आता है तत्क्षणे, तत्काले। तत्काले से आप लोग समझ पाए होंगे कि तत्काल मतलब कि तुरंत किया जाने वाला। तो इसमें क्या है कि ज्यादातर जो पूर्व कर्म के सिद्धांत हैं, जैसे कि स्नेहन है, स्वेदन है, उनको करने की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है आगे वो भी हम चर्चा करेंगे। तो स्नेहन स्वेदन वगैरह की जो है विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। पाचन वाला जो सिद्धांत है वो भी बहुत आवश्यक है। कई लोग पाचन को भूल जाते हैं। पंचकर्म जब हम लोग नाम लेते हैं तो पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन को ही पूर्व कर्म में ज्यादातर बोलते हैं। प्रधान कर्म में हम लोग जो पंचकर्म की अलग अलग विधियां हैं हम उनको गिनते हैं, और पश्चात कर्म में फिर हम संसर्जन कर्म और सब में चले जाते हैं।
तो जैसे कि पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म में जितना आवश्यक स्नेहन स्वेदन है, उससे कई गुना ज़्यादा आवश्यक जो है पाचन है। तो हम लोगों को जो है पाचन पे विशेष ध्यान देना है, और कैसे हम उसको करेंगे आगे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो सद्य वमन पे मैं आता हूँ या सद्य विरोचन पे आता हूँ। तो सद्य का मतलब होता है इमीडिएटली, क्विकली, त्वरित, और इसका मतलब होता है कि क्विक एलिमिनेशन ऑफ विसिएटेड दोषा, जो दूषित दोष हैं उनको जल्द से जल्द जो है शरीर से हम लोग जो है निकाल दें। इससे ये प्रक्रिया जो है हम लोग सद्य वमन या सद्य विरेचन से कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये शॉर्ट एक्टिंग है, इसमें ज्यादातर जो है हमें ऋतु का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक सद्य वमन के बारे में थोड़ा सा विशेष मैंने छोटा सा आप लोगों को बताया। इसके बाद जो है जो दोष उत्कृष्ट अवस्था होती है, मतलब कि किसी भी रोग में जब दोष बढ़ जाता है, उस स्थिति में हम लोग सद्य वमन कर सकते हैं। रोगी का वमन योग्य या विरेचन योग्य होना बहुत आवश्यक है। तो आगे हम लोग योग्य और अयोग्य को भी डिस्कस करेंगे। तो योग्य रोगी की पहचान कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्या है, अगर वो है योग्य है तो उसको हम लोग निश्चित रूप में सद्य वमन या सद्य विरेचन करा सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि पेशेंट आता है और हम पंचकर्म वगैरह की ड्यूरेशन, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर्स के बारे में जब हम बताते हैं तो पेशेंट भागने की कोशिश करता है, टाइम ना होने का बहाना बनाता है, या एक्चुअल में वो बहुत व्यस्त होता है और प्रैक्टिकली कई बार जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग जो है सद्य वमन या सद्य विरेचन को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है तो कि डॉक्टर के क्लिनिक पे ही इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। बहुत सारे छोटे टाउन में बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे बड़े शहर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्लिनिक में इस तरह की सिचुएशन नहीं है या इस तरह के संसाधन नहीं है। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस में ज्यादातर आयुर्वेद के लोग हम लोग वर्क करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी जो है हम लोग सद्य वमन सद्य विरेचन को जो है बहुत ही सीमित मिनिमल इक्विपमेंट, मिनिमल एफर्ट से हम लोग जो है यहाँ अपने यहाँ कर सकते हैं। एक छोटे से ओपीडी लेवल पे भी इनको किया जा सकता है। आत्यायिक अवस्था, जो इमरजेंसी सिचुएशन है, वैसे तो इमरजेंसी की कोई विशेष परिभाषा नहीं है। एक छोटा सा पेट दर्द भी इमरजेंसी है। एक जो है कोई भी सिचुएशन इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती हैं, एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जहां पे हम लोग जो है सद्य वमन सद्य विरेचन जो है करा सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार खुद भी प्रैक्टिकली देखे होंगे कि किसी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली या भांग खा ली, तो उसको कहा जाता है भाई उल्टी करा दे इसको। तो ये एक विषाक्तता का जो सिचुएशन होता है, वहां पे हम लोग जो है मदान्धता, विषाक्तता, वहां पे हम लोग जो है सद्य वमन की चीजों को जो है हम लोग करा सकते हैं। और कई बार जब जो है कोई चीज का वो पाचन कर ले जाते हैं, मतलब कि आमाशय से आगे बढ़ जाती है जब चीजें, तो हम विरेचन की ओर जो है नीचे की गति उनकी ओर जब बढ़ जाती है तो हम विरेचन की ओर भी हम लोग सोच सकते हैं। अत्याधिक कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन, विबंध एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम लोगों को कई बार जो है जल्दी ही कुछ सॉल्यूशन देना पड़ता है पेशेंट्स को। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को जो है यहाँ पे सद्य वमन या सद्य विरेचन, और सॉरी कॉन्स्टिपेशन में तो हम लोग बेसिकली सद्य विरेचन ही अडॉप्ट करेंगे। जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो अत्याधिक की सिचुएशंस हैं, और वहाँ पे हम लोग इस थेरेपीज को जो है हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। एक और विशेष चीज है कि इसमें आरोहण क्रम की जो है विशेष आवश्यकता नहीं होती है। हमें कोई बहुत ही काउंटिंग की, कैलकुलेशंस की जो है इन सिचुएशंस में जो है हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब वमन और विरेचन में जो है हमें दो बड़ी ही मजेदार सी चीजें मिलती हैं कि वमन जो होता है उससे हम लोग जब वमन कराते हैं किसी व्यक्ति का, तो कफ निकलता है और फिर वो पित्तांत पे जाके समाप्त हो जाता है। विरेचन में इसके ठीक विपरीत होता है कि रोगी का पित्त पहले निकलता है और वो कफांत पे जाके समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, और हम लोग अगर इन सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को अगर हम लोग समझ लें सही ढंग से, तो हमारे लिए चिकित्सा ना सिर्फ आसान हो जाती है, बल्कि हम लोग जो है बहुत अच्छे और शानदार जो है रिजल्ट जो है दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो शोधन जो है तब करना चाहिए जब पेशेंट की अग्नि जो है सही होती है। तो इसमें हम लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है जब वमन हम लोग करते हैं, तो वमन में जो दी गई औषधि होती है वो जब पचती नहीं है, उसके बिना ही हम लोग जो है उसको वमन करा देते हैं। मतलब कि हमें रोगी की औषधि की जीर्ण होने के लिए कोई विशेष प्रतीक्षा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यही विरेचन जब हम किसी को कराते हैं, तो विरेचन में औषधि को जीर्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि वमन में जैसे हमने दवाई दी
उसको हम लोग जो है तुरंत जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन दे के उसको जो है वमन करा देते हैं। हम औषधि के जीर्ण होने का इंतजार नहीं करते। लेकिन विरेचन में एक मजेदार सी चीज ये है कि जब हम उसको दवाई देते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि रोगी की जो मेडिसिन है वो सही से पच जाए। जब वो पचती है तब उसको वेग आना स्टार्ट होते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है जो हमें वमन और विरेचन में मिलता है। सद्य वमन के बारे में हम लोग अब विस्तार से समझते हैं कि सद्य वमन आखिरकार क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सद्य विरेचन। तो वमन से पहले जब भी हम सद्य वमन के लिए जाते हैं, तो अगर मैं वमन कहूं तो आप लोग सद्य वमन ही समझिएगा उसको। तो जब भी हम वमन के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी हम लोग संशोधन की प्रक्रिया जब हम किसी रोगी को कराते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आम पाचन। आम पाचन पे जनरली जो है बहुत बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इसको। बहुत सारे लोग जो आमा बोलते हैं इंग्लिश में, वो आमा इज द मामा बोला गया है, मतलब कि सबसे क्लोजेस्ट एक ऐसी चीज है किसी भी व्याधि में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आम में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई बार हम लोगों को सिम्टम नहीं मिलेंगे रोगी को कि उसको टंग में कोई लिप्तता नहीं है, उसको बॉडी में कोई हैवीनेस नहीं है, मल त्याग जो है उसका सही हो रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि यार इसमें आम नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के रूप में हम लोगों को जो है आम पाचन तब भी करा देना चाहिए अगर रोगी में आम के किसी भी तरह के सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि तौल तौल के हर चीज खाता हो। इस ऋतु में यही खाएगा, मधुर रस ज्यादा नहीं लेगा, कटु रस ज्यादा नहीं लेगा, जितना जो है बिल्कुल तौल तौल के, ऐसा तो कोई संसार में कर नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो बॉडी है वो दूषित होगी ही होगी। कुछ ना कुछ उसमें जो है विषाक्तता आएगी ही आएगी, कहीं ना कहीं जो है चैनल ब्लॉक होंगे ही होंगे। और जब ये सब होगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आम जाके बनेगा। वो जरूरी नहीं है कि बहुत ही स्पष्ट रूप से नजर ही आए। तो इसलिए हम लोगों को आम पाचन जो है कराना ही चाहिए। और आम पाचन जब हम कराएं तो इसमें ये एक बहुत बड़ी चीज आती है कि हम कितने दिन का आम पाचन कराएं, 3 दिन का कराएं, 7 दिन का कराएं या और ज्यादा कराएं। तो रोगी के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि नया रोग है तो हम 1-2 दिन 3 दिन का आम पाचन करा दें, थोड़ा जीर्ण रोग लग रहा है तो उसे 5-7 दिन जो है दें। जनरली जो है ज्यादातर कंडीशंस में 80-90% पेशेंटों में हम लोगों के 7 दिन के आम पाचन से काम हो जाता है। आम पाचन हमें कैसे कराना है आगे हम लोग उसको चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है कई बार ऐसे रोगी होते हैं जिनमें काफी ज्यादा आम के सिम्टम मिलते हैं और 7 दिन में भी उनको जो है निरामता के लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 15 दिन या और ज्यादा अगर आपको समय लेना है तो लें। ये पार्ट पे जितना आप पेशेंट्स के साथ वर्क कर लेंगे, जितना अच्छा आप वर्क कर लेंगे, आप देखेंगे कि रोग में आपको उतने ही अच्छे जो है रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज जो है हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तो इसलिए 3 दिन, 7 दिन या लग रहा है तो 15 दिन, तो उस तरह का हम लोगों को जो है ये लेके चलना चाहिए और रोगी का जो है आम पाचन हमें जो है अच्छे से करा देना चाहिए। तो ये हुई हमारे आम पाचन की बात। अब आम पाचन कराना कैसे, तो हमारे उत्तर भारत में हम लोग चूंकि वर्क करते हैं तो यहाँ पे एक अजीब सा एक ट्रेंड जो है देखने को मिलता है कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि उष्णवीर औषधियों से जो है आम पाचन कराने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो रोगी मिलते हैं उनकी प्रकृति जो है ज्यादातर 90% से ज्यादा पेशेंट्स या जो लोग हैं उनकी दैनिक जो दिनचर्या है, आहार विहार है, खाने का जो पैटर्न है वो पित्त प्रधान है। उसकी वजह से होता क्या है कि उनकी बॉडी में भी कहीं न कहीं पित्त की अधिकता आ जाती है, उष्णता होती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी हमारा जो है पित्त प्रधान ही है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हम उष्णवीर्य वाली औषधियाँ देते हैं पाचन के लिए, तो ज़्यादातर उसी समय पे जो रोगी हैं वो भाग जाते हैं, या अब जो डटे भी रहते हैं तो बार-बार बोलते हैं कि सर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो लेकिन हम लोग रोगी को समझा देंगे नहीं, नहीं थोड़े दिन की है और आप लीजिए इसको। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पे उष्ण औषधियाँ जो हैं जब चलाएं तो ये चीज ध्यान रखेंगे, एक तो पित्त प्रधान ना हो वो व्यक्ति, ऋतु उष्ण ना हो, उष्णवीर औषधियाँ हम लोग जब दें तो कोशिश करें कि जब शीत ऋतु है, जब ठंड का मौसम है, उस समय पे हम लोग जो है रोगी को जो दें, या उसकी प्रकृति जो है बात या कफ ज्यादा है उसके अंदर में, तब हम लोग इस तरह की औषधियों का चयन करें। त्रिकटु है या जो आर्द्रक वगैरह है, इस तरह की औषधियाँ जनरली हमारे यहाँ हम लोग कॉमनली यूज करते हैं।
तो ऐसा ना करें। इसमें इसमें सबसे बेस्ट जो पाचन का जो ड्रग है आम पाचन के लिए नागरमूथा है। तो नागरमूथा को जो है हम लोगों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये जनरली किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं, और ज़्यादातर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ 8-9 महीने करीब जो है उष्णता रहती है, पित्त प्रदान के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो नागरमूथा 2 ग्राम चूर्ण और साथ में शंखवटी जो है 2 गोली पेशेंट को जो है 7 दिन 3 दिन जिस तरह का उसका आम पाचन हमें कराने की ज़रूरत लग रही है, हम लोग दे सकते हैं। और देने का जो टाइम है वो खाने के कम से कम 2 घंटे पहले का। और ये भी इसलिए क्योंकि एक तो आम जो है थोड़ा-सा उसमें हल्का होगा, फिर उसकी अग्नि भी थोड़ी-सी दीप्त होगी। इसके साथ-साथ जो है जो शंखवटी है वो एक तरह से रस औषधि है, खरलीय रसायन है। और रस औषधि में आप लोग जो जानते ही हैं कि कज्जली जो है वो प्रचुरता में जो है यूज़ होती ही होती है, और उसमें पारद और गंधक का कॉम्बिनेशन होता ही होता है। तो उस के सेवन के कम से कम 2 घंटे के डिफरेंस से हम लोगों को जो है नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब कभी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है हम लवण रस का जो है सेवन करते ही हैं, तो उससे एक जो है उपविष जैसी या दूसरी विष जैसी जो है स्थिति जो है पैदा नहीं होती है। तो गर्विष जिसे हम लोग कह सकते हैं अच्छे ढंग से, तो वो कंडीशन जो है हम लोग बचा सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम रस औषधियों का दें, तो वहाँ पे हम लोगों को जो है नमक का सेवन कम से कम 2 से 3 घंटे के गैप से कराना चाहिए। तो इसलिए आम पाचन जब हम लोग नागरमूथा से या शंखवटी से करते हैं, तो साथ में देते हैं। शंखवटी चूँकि रस औषधि है, तो इसलिए हम लोग खाने के 1 तो 2 घंटे पहले दें, और कोशिश करें कि उसमें नमक जो है वो कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद लें। गुनगुने पानी से देना है, और साथ में 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 15 दिन जिस तरह की पेशेंट को ज़रूरत लग रही है आप उसको दें। इसके अलावा कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं सर वो टेस्ट बहुत अटपटा है। अब ये इस चीज़ का हमें बहुत विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ज़्यादातर सोफिस्टिकेटेड होते हैं, डेलिकेटेड होते हैं, एक अच्छी सी डिसेंट सी लाइफ जी रहे होते हैं। एक सुंदर सा स्मार्ट सा कोई पर्सन आ जाए और आप उसको कहो लो कड़ी पड़ी दवाई लो, जिसको जो है इस तरह की चीज़ों की आदत नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे पेशेंट जो है भाग जाते हैं। और आयुर्वेद में हम लोग जनरली ये बहुत फेस करते हैं दवाइयों के स्वाद को लेके। तो जब हम कभी आम पाचन के लिए किसी भी दवाई को दें, तो मार्केट में वेज कैप्सूल आते हैं, जिलेटिन कैप्सूल आते हैं, तो आप उन कैप्सूल्स में 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम के कैप्सूल्स आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप अपनी चिकित्सा की क्वालिफ़िकेशन उन जगहों पे जाके दिखा देते हैं जहाँ पे ये कैप्सूल मिलते हैं, जनरली सर्जिकल शॉप्स वगैरह पे मिलते हैं, तो आपको ईज़िली जो है वो लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप कैप्सूल में फ़िल करके 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम का जो है कैप्सूल बना के पेशेंट को दें। उससे वो क्या है, एक तो मज़े से दवाई ले लेगा, और आपका जो काम है वो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो था आम पाचन का। अब इसमें किन लोगों को जो है सद्यो वमन कराना है, तो उसमें अति स्निग्ध एक लक्षण जो है वो हमें ज़रूर जो है देख लेना चाहिए। और वहाँ पे हम लोग जो है लोगों को सद्यो वमन आँख बंद करके जो है करा सकते हैं। तो अति स्निग्ध क्या होगा? अब प्रमेह का रोगी है, ज़ाहिर-सी बात है डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, तो स्निग्धता उनमें होती है। कोई कफज कुष्ठ है उसको, उसमें स्निग्धता होगी। ग्रंथि रोगों में, ऊर्ध्व जत्रुग्रत रोगों में, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब कि साइनोसाइटिस या फिर राइनाइटिस, इस तरह के रोगों में, संतर्पण जन्य रोग मतलब कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग जो है इसका प्रयोग जो है कर सकते हैं। नवज्वर में हम लोग जो है सद्यो वमन करा सकते हैं। तो एक तरह से जो मैं अभी ये बता रहा हूँ, ये योग्य जो जिनको सद्यो वमन हम करा सकते हैं, ये योग्य रोगी हैं। विरुद्ध भोजन किसी ने कर लिया है, गर्विष की सिचुएशन में, कोई विष विकार है उस सिचुएशन में, किसी को अम्ल पित्त है, अम्ल पित्त में हम लोग करा सकते हैं। मनोरोग में जो है वमन के बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं। अतिसार की कंडीशन में शास्त्रों में कई जगह पे इसका रेफरेंस दिया गया है कि अतिसार में जो है वमन कराना चाहिए। मेरे पास आज तक जो है प्रैक्टिकली कोई नहीं आया है कि अतिसार की कंडीशन में वो वमन कराने आए। तो मेरा कोई विशेष इस पे प्रैक्टिकल अतिसार रोग पे वमन कराने का अनुभव नहीं रहा है। अजीर्ण में, श्वास आदि कफ विकारों में, कोई भी तरह के अन्य कफ विकार हैं, तो उन कंडीशंस में हम लोग जो है सद्यो वमन करा सकते हैं। इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि जिनमें अति स्निग्धता है, हम लोग उनमें वहाँ पे स्नेहन
या स्वेदन वगैरह नहीं कराएंगे। आम पाचन ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले बताया आम पाचन का ध्यान रखेंगे। लेकिन श्वास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा अभ्यंग और स्वेदन कराना पड़ता है। तो वहाँ पे लवण तेल जो है जैसे सेंधवादी लवण है, उस कोई भी जिनमें लवण होते हैं ऐसे तेल हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं, अभ्यंग कराएं बॉडी पे और उसके बाद थोड़ा सा उनका स्वेदन करा दें। तो इससे होता क्या है कि अब क्यों क्यों कराना है, इससे क्या होता है कफ लिक्विफाई हो जाता है और जो प्राणवय स्रोतस में कफ मौजूद होता है वो आमाशय की ओर आ जाता है। तो जब तक दोष जो है आमाशय में नहीं आए होते हैं तब तक उनका जो है बेहतर ढंग से निहरण जो है बॉडी से बाहर जो है अच्छी ढंग से नहीं निकाल सकते। तो इसलिए श्वास वाले रोगियों में ये चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। बाकी जो मैंने और रोगों के नाम लिए हैं वहां पे हम लोग जो है बिना अभ्यंग स्वेदन के सिर्फ आम पाचन करा के सिंपली जो है वमन की ओर जा सकते हैं। वमन के निषेध रोगी जो हैं जिनमें हमें वमन नहीं देना चाहिए वो कंडीशंस हैं गर्भिणी, कृमि रोग, छर्दी की छर्दी वगैरह का जो वेग टॉलरेट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बॉडी जो है अगर उन्हें वमन करा दो तो फेस पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग सी आने लगती है, उनको थकावट घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे रोगियों को पहले अगर पूछ लेंगे तो उनको जो है हम इससे अवॉइड रखें। हृदय रोगी अगर है उसको हमें वमन नहीं कराना चाहिए। अर्दित फेशियल पैरालिसिस वगैरह का कोई पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसमें नहीं कराना चाहिए। किसी भी तरह की मेलिग्नेंसी, इस चीज को हम लोग कई बार जो है नजरअंदाज कर जाते हैं। पेशेंट की हम लोगों को डीप हिस्ट्री लेनी चाहिए और किसी कंडीशन में अगर मेलिग्नेंसी हमें मिल रही है तो उस मेलिग्नेंसी की कंडीशन में जो है हमें वमन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। कोई भी संशोधन कर्म जो है हमें नहीं कराना चाहिए। अजीर्ण, अजीर्ण जैसे अभी पहले मैंने कहा अजीर्ण में हमें कराना है, लेकिन अजीर्ण में तब कराना है। वैसे अब अजीर्ण में हमें वमन नहीं कराना है, लेकिन कराना है तो हमें पहले आम पाचन कराना है जब तक उसका आम बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि अजीर्ण के रोगियों में आम बहुत ज्यादा कॉमन है, मिलता है। कोई भी आमज कंडीशन है वहां पे हम लोगों को जब तक आम पाचन नहीं करा दें तब तक हम वमन नहीं कराएंगे। कोई भी आघात, किसी भी तरह की चोट किसी को लगी है, इंजरी है, उस कंडीशन में भी हम लोगों को इस तरह के प्रोसीजर्स जो है नहीं कराने चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है कि वमन के लिए द्रव्य कौन सा होना चाहिए जो सद्य वमन में हम उसको जो है इंस्टेंटली अडॉप्ट कर लें और पेशेंट को हम लोग जो है दे सकें। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। एक यष्टि मधु फांट जो है मैं उन पेशेंट्स में इसका प्रयोग ज्यादा करता हूँ जिनका थोड़ा बल अच्छा होता है, जैसे हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, मेदस्वी हैं, तो वहां पे यष्टि मधु वगैरह का फांट का जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हम लोग जो है आगे बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेंधा नमक और जल, जो है नॉर्मल गुनगुना पानी हम लोग ले लेंगे, उसमें सेंधा नमक घोल के और आकंठ जो है उसका पान कराएंगे और उसके बाद जो है वामक द्रव्य हम लोग उनको चटाएंगे और उससे उनका हम वमन करा देंगे। तो वामक द्रव्य में जब हम लोग जो देते हैं तो दो कॉम्बिनेशन जनरली मैंने ज्यादा यूज करता हूँ मैं, मदन फल, बचा और शहद। एक कॉम्बिनेशन है मदन फल की, जो अंदर की मज्जा होती है उसको लगभग 2 से 2.5 ग्राम 3 ग्राम तक लिया जा सकता है रोगी के बल के अकॉर्डिंगली। उसमें थोड़ी सी बचा लगभग 1 से 2 ग्राम और उसी को शहद में चटा के पेशेंट को दे देना है। शहद में मिला के पेशेंट को दे देना है, चटा देना है, उससे उसको बढ़िया से जो है वेग आ जाते हैं। इसके अलावा जो है सरसों, सरसों जो है हर जगह आसानी से मिल जाती है, पिपली, आमलकी, इन सब का हम लोग कल्क फॉर्म में बना सकते हैं। थोड़ा सरसों को हम पीसेंगे तो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में, उसके बाद पिपली को और फिर आमलकी और इन सबको थोड़ा सा पेस्ट जैसा हम लोग बना लेंगे, कल्क जैसा बना लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग पेशेंट को चटा देते हैं तो अच्छे जो है वेग आ जाते हैं उसमें भी। लेकिन मेरा जो ज्यादातर प्रैक्टिकल जो प्रयोग रहता है वो मदन फल, बचा और शहद के साथ रहता है। इसके अलावा जो है और भी कई सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। ज्यादातर सेंधा नमक या जल जो है, गुनगुना जल जो है वो उन कंडीशंस में हम लोग देते हैं जहाँ पे आम ज्वर है, अल्सक है, विसूचिका है, अजीर्ण का जब आम पाचन हमने करा दिया उसके बाद जो हम लोग जनरली देते हैं। इसके अलावा एक पित्त ज्वर की कंडीशन होती है जहाँ पे उष्णता होती है, पित्त ज्वर के सारे जो है सिम्टम्स मिलते हैं। उस कंडीशन में हम लोगों को सादा पानी देना चाहिए, बहुत ज्यादा गुनगुना या उष्ण पानी नहीं देना चाहिए। जो रूम टेम्परेचर का जो पानी है उसको हम लोग जो है शहद मिला के पेशेंट को देते हैं, अकंठ पान कराते हैं और उसके बाद जो है मदन फल, बचा शहद मिला के उसको चटा देते हैं तो उससे उसको अच्छे वेग आ जाते हैं। अम्ल पित्त या मदात्त की जो, जैसे कि कोई अल्कोहल वगैरह ले ले या किसी और तरह का कोई ड्रग ले ले, तो उस कंडीशन में हम लोग गन्ने का रस जो है उसको जो है अकंठ पान कराते हैं और उससे जो है हम लोग गमन कराते हैं।
तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते हैं। यष्टि मधु फांट के बारे में मैं बताना चाहूंगा। यष्टि मधु फांट जो है, फांट कल्पना हम सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से सिंपली बस गुनगुने पानी में थोड़ा पहले सिंपल पानी ले लेते हैं और उसमें जो है मुलेठी का जो पाउडर है वो डाल के उबालते हैं। 8 गुना तक कर सकते हैं, 4 गुना कम कर सकते हैं, जिस तरह से आपको करना चाहें। और उसके बाद जो है उसको रख देते हैं रात भर, उसको ओस में रख देते हैं और ऐसे ढक के रखते हैं कि जिससे उसमें गंदगी वगैरह ना जाए। और उसके बाद जो है उसको अगले दिन पेशेंट को बुला लेते हैं और साथ में थोड़ा-सा गुनगुना पानी और रख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग रात भर के लिए उसे छोड़ देते हैं तो थोड़ा-सा पानी जो है उसमें एवापोरेट हो जाता है, थोड़ा वो जो भी हम कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करके बनाते हैं वो थोड़ा थिक सा हो जाता है, तो इसलिए उस समय गुनगुना पानी वगैरह उसमें हम लोग मिला देते हैं। और उसके बाद जो है हम पेशेंट को आकंठ पान कराते हैं और उसके बाद सेंधा नमक और थोड़ा-सा सेंधा नमक वगैरह जो है उसमें ज़रूर हम लोग मिलाते हैं यष्टि मधु फांट में। आगे मैं बताऊँगा कि इनको क्यों मिलाना है और किस तरह से मिलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस के साथ हम लोग सद्योवमन करा सकते हैं। वमन और विरेचन वाले जो द्रव्य हैं, उनमें एक विशेष सिमिलैरिटी मुझे देखी और एक बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ ऑब्जर्व की कि वमन और विरेचन में क्या है कि वो जो ये द्रव्य होते हैं उनमें क्या होते हैं, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवायी और विकासी। ये सभी वमन के चाहे द्रव्य हों चाहे विरेचन के द्रव्य हों, उनमें ये प्रॉपर्टीज, ये गुण जो हैं होते ही हैं कि वो उष्ण होंगे, तीक्ष्ण होंगे, सूक्ष्म होंगे, व्यवायी होंगे और विकासी होंगे। इसके बाद जो है जो वमन के द्रव्य होते हैं वो अग्नि गुण प्रधान ज्यादा होते हैं और उनमें वायु जो है, वायु महाभूत की भी प्रधानता ज्यादा होती है। ठीक इसके अपोजिट होते हैं विरेचन वाले गुण, जो पृथ्वी महाभूत की प्रधानता अधिक होती है और जल महाभूत की प्रधानता उनमें ज्यादा होती है। तो वमन वाले जो, इसीलिए वमन के जो द्रव्य जब हम लोग उनको पिलाते हैं किसी भी रोगी को, तो अग्नि की वजह से जो है, तो वो मैं आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसकी मैकेनिज्म को। तो उससे वो एक तो पूरी बॉडी में डीपली पहुंच जाते हैं विवाही विकासी गुण सूक्ष्म होने की वजह से। इसके बाद जो है अग्नि की वजह से वो हल्के हो जाते हैं और वायु की वजह से ऊपर की ओर उठते हुए चले आते हैं। ऐसे ही विरेचन वाले जो द्रव्य होते हैं, चूंकि पृथ्वी महाभूत होता है तो वो नीचे की ओर जाते हैं और हैवी होने की वजह से वो नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। और जल महाभूत की वजह से जो है वो सारी चीजों को जल के रूप में बाहर निकालते हैं। और वमन में जैसा हम सभी जानते हैं कि उन द्रव्यों में एक विशेष गुण होता है कि वो ऊर्ध्व मार्ग से जो है दोषों को निहरण करते हैं, इसलिए वो सारे की सारी चीजों को ऊपर की ओर उठाते हुए लेके आते हैं और ऊर्ध्व भाग से रोगों को, दोषों को बाहर निकालते हैं। और विरेचन में जो द्रव्य होते हैं वो अधोभाग से जो है रोगों को बाहर निकालते हैं। तो अभी हमने पीछे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो हमने अभी समझा, जो मैंने अभी बताया कि एक तो हम लोग जो है पेशेंट को जो भी मेडिसिन पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस तरह के रोग में हमें उसको सद्योवमन देना है। इसके बाद जो है हम लोग उसको आम पाचन वगैरह करा देते हैं। उसके बाद जब रोगी आ जाता है उसको हम लोग जो है गले तक आकंठ जो है द्रव्य को पान कराते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि जिस समय हम लोग रोगी को आम पाचन वगैरह के लिए मेडिसिन वगैरह देते हैं तो उसी समय से उसको बोल देना कि आप हल्का खाना जो है स्टार्ट कर दो, लाइट फूड लो, पतली पतली दाल, पतली पतली सब्जियां, हल्का खाना लो, 1-2 चपाती लो, दिन के समय में जो है हल्के फल वगैरह लो, जिससे उसके बॉडी में हल्कापन और आने लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है पेशेंट को पहले से ही तैयार करना शुरू कर दें और जिस दिन उसका जो है हमें वमन कराना है तो उस दिन अपनी सेंधा नमक या जल जो है मिला के रख लेना है, गुनगुना पानी या यष्टि मधु फांट। यष्टि मधु फांट का प्रयोग अधिकता में ना करें। जिन लोगों के बल बहुत अच्छे हैं, आपको विश्वास है कि वो पेशेंट जो है टॉलरेट कर ले जाएगा, तो उस कंडीशन में ही दें। अदरवाइज जो है सेंधा नमक और गुनगुना पानी जो है सबसे बेस्ट चीज है, उठा के उसको रख लें और पेशेंट को जो है दें। गले तक जो है उसका पान कराने के बाद मदन फल बचा और पिप्पली का जो है मदन फल बचा और जो शहद है उसको कॉम्बिनेशन जो है चटाएं, या दूसरा जो एक पहले मैंने ऑप्शन बताया था सरसों पिप्पली वाला जो कॉम्बिनेशन बताया था उसको हम लोग जो है चटा सकते हैं। और जब वमन कब आएगा तो जनरली 25-30 मिनट में जो है वेग आना शुरू हो जाता है और या फिर जो है पेशेंट को फील होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है जी मिचलाने लग जाता है। जी मिचलाना मतलब अजीब सी फीलिंग होने लगती है, उस समय पे उसका जो है वमन करा दें, मतलब कि फिंगर डाल के जो है उसको सही से 2-3-4 वेग जो है करा दें, पेशेंट को हल्का फील हो। उसके बाद जो है उसका ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो जाता है। यदि आप वमन के लिए कोई अन्य कषाय का प्रयोग कर रहे हैं तो ये चीज भी आप विशेष ध्यान रखें
कि 2 चीज़ें उसमें होनी ज़रूरी हैं। आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो है खुद का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या आपको लगता है कि किसी और द्रव्य से आप जो है उसका वमन करा सकते हैं, तो कफ विलयन के लिए, कफ विलयन मतलब कि कफ का जो है उसमें बॉडी में अंदर जो है घुल जाए, सही से जो है अच्छे से जो है वहाँ पे उसका विलयन हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों को सेंधा नमक जो है उस कॉम्बिनेशन में, उस स्वाद में या उस द्रव्य में ज़रूर डालना चाहिए। और कफ विच्छेदन मतलब कि छोटे-छोटे जो है उसका जाके माइन्यूट जगहों से वो खींच ले, छेदन कर दे, तो उसके लिए हमें मधु जो है उसमें ज़रूर मिलाना चाहिए। मतलब कि सेंधा नमक और मधु का जो योग है, ये हमें जनरली हर तरह के क्वाथ में, हर तरह की द्रव्य में जब भी हमें किसी का वमन कराना है तो देना ज़रूरी होता है। ठीक, अगर किसी पेशेंट का ऐसा कंडीशन बनता है कि उसको बहुत ज़्यादा जो है वमन हो जाए, जनरली आप सद्य वमन के लिए जब जाते हैं तो 3-4 वीक से ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि पेशेंट को बहुत अनईज़ीनेस फील हो रहा है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, उसको जो है वमन ज़्यादा हो रहा है, तो कोई भी खट्टा द्रव्य जो है जैसे कि लेमन वगैरह है, उस तरह का द्रव्य जो है उसको सूंघा देना है। सिंपली आप उसको जैसे ही सूंघाएँगे तो उसको ठीक फील होगा। नहीं तो आप मुनक्का जो है पीस के जो है चटा सकते हैं। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन जो है मैं अपने पास प्रिपेयर करके रखता हूँ कि धनिया पाउडर, नागरमोथा चूर्ण, महुआ मधुक जिसे बोलते हैं वो, और फिर एक रसौंत करके रसांजन जिसे बोला जाता है, इसके सारा एक मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में एक कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं, और उसको शहद से चटा देंगे तो पेशेंट को जो है बेग भी रुक जाएंगे और उसको अनईजीनेस फील नहीं होगा। कुछ भी नहीं, अगर आपके पास सिंपली अनारदाना का चटपटा जो पाउडर होता है वो चटा सकते हैं, या फिर जो है उसको लेमन वाटर जो है नींबू पानी, गुनगुने पानी में नींबू, हींग, अदरक, काला नमक, इस तरह की चीज़ों को मिला के उसको जो है आप पिलाएँगे, उसको वमन के वेग भी रुक जाएँगे और उसको अच्छा भी फ़ील होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें वमन की कंडीशन में ध्यान रखनी चाहिए। वमन के बाद जो है संसर्जन कर्म जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा, इससे सद्य वमन के बाद हमें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब तक उसकी अग्नि सामान्य ना हो जाए, उसको अग्नि सामान्य कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को भूख जो है खुद से बहुत अच्छी फ़ील ना होने लग जाए। तो जिस दिन आपने उसका वमन कराया उसको बोल देना है भाई रेस्ट करो, शाम तक जो है आपको ज़्यादा कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मन करे कुछ आपको लेने की इच्छा हो तो गुनगुना जो है पानी लें, और थोड़ा-सा जो है सूप वगैरह जो है आप ले सकते हैं। गरम-गरम खिचड़ी जो है पतली-पतली वो दे सकते हैं हींग वगैरह डाल के, तो ये विशेष रूप से उसको चलाएँ, और हल्का खाना तब तक उसका चलाएँ जब तक उसकी अग्नि जो है बहुत अच्छी लेवल पे ना आ जाए, पेशेंट को खुल के भूख ना लगने लग जाए, तब तक जो है उसका इंतज़ार करें। जनरली 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगते हैं आपके सद्य वमन के बाद, और पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ील होता है, हल्का लगता है, अग्नि उसकी नॉर्मल हो जाती है, और वो जो है आराम से जो है अपना आगे रिलैक्स फ़ील करने लग जाता है। तो जब ऐसा हो उसके बाद उस जिस रोग में आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, फिर आप उसकी मेडिसिन्स वगैरह जो है दे सकते हैं, और उसको जो है नॉर्मल डाइट पे फिर जो भी उसके लिए ज़रूरी है उस पे डालें। तो आप देखेंगे कि कम मेडिसिन में ज़्यादा रिजल्ट आएँगे, और जैसे ही आप सद्य वमन करा के पेशेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, पेशेंट को बहुत ही अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा, हल्का फ़ील होगा। अ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को ध्यान रखेंगे अगर, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा जो है वमन का एक मैकेनिज़्म आप लोगों से शेयर करता हूँ, जो भी मैं अपनी सोच से समझ पाया हूँ और जो भी मुझे इस तरह के पेशेंट्स में दिखा है, तो इसका एक मैकेनिज़्म मैंने बनाया है। वैसे इसकी एक प्रेज़ेंटेशन भी मेरी है, मैं जल्दी ही इस न्यूरोस्ट्रीट ऐप पे उसको अपलोड कर दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके उस पीपीटी को देख पाएँगे। इसमें जनरली क्या होता है, जब हम कंठ तक जो है अकंठ पान करा देते हैं, उसको लवणाम्बू या अष्टमधुपान या कोई भी औषधि हो, जो भी जिसके लिए वमन द्रव्य जो हमें उसको पिलाया जाता है, जो भी हम देते हैं उसको, तो वो हम उसको जो है अकंठ पान करा देते हैं, और उसके बाद वामक द्रव्य जो भी हम लोग देते हैं, मदन फल वगैरह या पिप्पली वाला कॉम्बिनेशन जो भी हम उसको चटाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वमन के द्रव्य के गुण मैंने जैसे अभी पीछे बताए थे कि उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विवाही और विकासी होते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो, उन प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है कि वो हृदय की ओर जो है एक प्रेशर बनाता है, मूवमेंट बनाता है, और उसके बाद जो है धमनियां जो होती हैं हमारी, उससे माइक्रो चैनल्स की ओर जो है वो प्रेशर बनना स्टार्ट होता है। फिर जो दूषित
चैनल्स हैं, जो दूषित कॉम्प्लेक्स हैं, वो उनके ऊपर कार्य करना शुरू करता है, जो भी मेडिसिन हम लोग देते हैं। और फिर क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आग्नेय गुण युक्त होते हैं, आग्नेय महाभूत प्रधान होते हैं ये द्रव, तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे जो इस तरह के चैनल्स में ब्लॉकेज चीजें मौजूद होती हैं उनको तरल करना शुरू करते हैं, लिक्विफाई करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि तीक्ष्ण गुण होता है, तो तीक्ष्ण गुण के कारण क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल में उसको तोड़ देते हैं। और जब वो लिक्विफाई हो जाता है, उससे वो क्या होता है, कोष्ठ की ओर बढ़ता है। कोई भी चीज तरल हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोष्ठ की ओर बढ़ेगी, और जब कोष्ठ की ओर बढ़ती है फिर वो आमाशय की ओर आता है। क्योंकि वायु का जो है उसमें गुण होता है, वायु प्रधान होते हैं वो द्रव्य, तो इसमें उदान वायु विशेष रूप से जो है स्टिमुलेशन करती है, स्टिमुलेट करती है और ऊपर की ओर लेके आती है। तो जब अग्नि और वायु का हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर डोमिनेंस मिलता है, और जब ये डोमिनेंस के कॉम्बिनेशन से वो ओरल कैविटी की ओर आता है और फिर रोगी को वमन हो जाता है। तो ये एक विशेष मैकेनिज्म है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी और प्रैक्टिकल भी लगी होगी। तो ये एक मैकेनिज्म जनरली वमन के प्रोसीजर में होती है। तो ये चीज जो है, इस प्रोसीजर से हम लोग जो है, जिस तरह के भी रोग मैंने भी पहले बताए हैं उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लिटरली। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी एक पोस्ट शेयर की थी जहां पे मैंने कुछ टाइप 1 डायबिटीज जिसे मॉडर्न में माना जाता है डायग्नोसिस, हमें आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग उसे प्रमेय में ही लेते हैं। तो उन कई सारे रोगियों की सिचुएशन ये है कि या तो इंसुलिन छूट गई है या एक एक दो दो यूनिट पे आ गई है, और दिन में जो पहले 4-4 बार तक लेते थे उनके 1 या 2 बार ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे रोगी हैं जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। थायराइड के ऐसे बहुत से पेशेंट है, पहले दिन से उनकी जो दवाई है छोड़ी गई है, और इन प्रोसीजर के बाद उनको जो है 50-60% ऐसे ही आराम आ जाता है, और बची खुची जो है हम उनका सही से निदान प्रवर्जन, आहार विहार और कुछ आयुर्वेद की औषधियों से अच्छे रिजल्ट हम लोग जो है दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए, ये सद्य वमन वाला जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जब भी उनको देखूंगा मैं आपको जो है उस पर रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगा। इसके अलावा जो है सद्य विरेचन पे हम लोग चलते हैं। सद्य विरेचन का भी काफी कुछ जो है चीजें जो है पहले मैंने जैसे बताई भी कि उनके द्रव्यों में 2 ही विशेष अंतर होते हैं। तो सद्य विरेचन की कंडीशन भी जो है, सद्य विरेचन की जो प्रक्रिया है वो उन कंडीशंस में हमें करनी है, या जब ही करनी है जब हम आम पाचन करा दें। मैं बार बार आम पाचन की बात बोल रहा हूँ, आप लोग विशेष ध्यान रखें कि अगर सही से रोगी का आम पाचन नहीं किया है और आप इवन सद्य वमन सद्य विरेचन के लिए भी जा रहे हैं, तो रोगी को अच्छा लाभ नहीं मिलेगा, रोगी को और दूसरे कॉम्प्लिकेशन होंगे ही होंगे, और बाद में वो आपको आके भी परेशान करेगा, 4 बातें सुनाएगा और हमेशा बाहर जाके आयुर्वेद की बुराई करेगा। तो जब भी आप सद्य वमन सद्य विरेचन किसी भी तरह के लघु संशोधन को आप अडॉप्ट करें, चाहे बड़े पूरी प्रक्रियाओं को आप अडॉप्ट करें, आम पाचन जरूर कराएं। ये एक बहुत ही सरल और एक महत्वपूर्ण हमारे लिए एक मंत्र की तरह है। तो आम पाचन हमें सद्य विरेचन से पहले भी कराना है, लघु आहार पे रख देना है जिस ड्यूरेशन के लिए हम उसको आम पाचन पे डालेंगे, चाहे वो वमन हम लोग उसको सद्य वमन के लिए विरेचन के लिए अडॉप्ट कराएं। तो हम ये 2 चीजें जो है ध्यान रख दें। और फिर विरेचन योग्य अब है कौन, किनका विरेचन कराया जा सकता है, जिनको गुल्म है, जैसे पीसीओडी वगैरह में रक्तज गुल्म में उसको जो है कंपैरिजन करा जाता है। हालांकि आयुर्वेद के हिसाब से उसे गुल्म हम लोग जो है गुल्म व्याधि, जीर्ण ज्वर, उदर रोग, किसी भी तरह के जो उदर रोग होते हैं वहां पे, लिवर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे जॉन्डिस वगैरह, वहां पे हम लोग जो है विरेचन करा सकते हैं। कृमि रोग में मलावरोध जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ये सारे जो रोगी हैं वमन योग्य हैं। त्वचा विकारों में जैसे कुष्ठ वगैरह की बहुत सी ऐसी कंडीशन, प्रमेह जहाँ पे पित्त प्रधानता नजर आती है रोगियों में, पित्त के और अन्य विभिन्न प्रकार के बहुत सारे डिसऑर्डर्स या जहाँ पे भी पित्त रिलेटेड सिम्टम नजर आ रहे हैं वहां पे, रक्तज विकारों में, अजीर्ण की कंडीशन में यहाँ पे हम लोग सद्य विरेचन करा सकते हैं। अजीर्ण का फिर से मैंने नाम लिया, तो यहाँ पे हमें याद रखना है आम पाचन अगर हमने नहीं ढंग से कराया है हम लोग उसको नहीं कराएंगे। अब विरेचन के अयोग्य कौन कौन है, जो नए ज्वर से पीड़ित है, मंदाग्नि है जिसकी अग्नि
जो है मंद है, अतिसार है, जिसके पहले से ही बहुत सारे जो है मोशन आ रहे हैं, किसी भी तरह की मैलिग्नेंसी है, जैसा कि मैंने बमन में भी ये बोला था, ऐसे ही विरेचन की कंडीशन में भी हम लोग मैलिग्नेंसी जिनको भी पेशेंट को है, पुरानी रिसेंट की कोई हिस्ट्री रही है, तो हम लोग अवॉइड करें। किसी तरह की इंजरी लगी हुई है, उसको चोट है, कोई अधोगत रक्त पित्त से पीड़ित है, आम की कंडीशन है, क्रूर कोष्ठी, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है कि क्रूर कोष्ठी अगर है उसे हमें विरेचन नहीं कराना है। जनरली विबंध की कंडीशन में होता क्या है कि क्रूर कोष्ठी लोग ही ज्यादा आते हैं, जिनके कोष्ठ क्रूर होते हैं, या वो ऐसी चीजें खा खा के उनके कोष्ठ इतने क्रूर हो जाते हैं कि उन्हें नित्यम कायम फलाना इस तरह की चीजों से भी जो है लाभ नहीं मिलता है। तो क्रूर कोष्ठी में अब कैसे विरेचन कराया जाएगा और क्यों नहीं कराना है, ये चीजें पहले समझते हैं। क्रूर कोष्ठी में एक तो बात की अधिकता बहुत मिलेगी। आपने देखा होगा जनरली ऐसे लोग जो हैं पतले से होते हैं, पतले दुबले होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, खूब सारा खाते हैं, और बॉडी उनकी फिर भी पतली दुबली होती है, और उनको मल भी जो है ज्यादा नहीं आता है, 2-2 3-3 दिन मोशन नहीं जाते हैं, खाते हैं, घर वाले भी परेशान होते हैं, यार खाता इतना है, मोशन तो इसे होता ही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ही बना रहता है इसको, और बॉडी में भी कुछ नहीं लगता है। तो आपने कभी गौर किया होगा कि जब हवा बहुत तेज चलती है और कोई छोटी सी जगह पे आप कुछ आग जला दें, और उसके बाद देखेंगे कि वो बहुत तेजी से भड़क जाती है, फैल जाती है। तो इसी तरह का कुछ जो है क्रूर कोष्ठी जिनके होते हैं, वहाँ वायु बहुत तेज रहती है, तो वो कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट कर ले जाते हैं। तो इस वजह से जो है बात की अधिकता जो है उनमें बहुत अधिक मिलती है। तो अब इसको विरेचन अगर हमें कराना है तो कब कराएंगे क्रूर कोष्ठी में, कि पहले उसको जो है हम लोग बात की जो अधिकता है उसको कंट्रोल कर ले। अब करेंगे कैसे, उसके लिए हम लोगों को जो है क्षार, लवण और घी, इस तरह के युक्त जो है औषध योग या फिर इन चीजों का जो है हमें सेवन कराना चाहिए। कि जो घी है, घी का हम जो है लगातार उसको सेवन करेंगे तो क्या होगा, बात की जो अधिकता है वो कंट्रोल्ड होगी, उसको जो है थोड़ा सा रिलैक्सनेस आएगा। उससे भी अगर काम नहीं चल रहा है तो उसे माधुतैलिक बस्तियां वगैरह जो है हम लोग दे सकते हैं। नॉर्मल जो है सिंपली माधुतैलिक बस्ती देने में बहुत ज्यादा कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं होती है, तो उससे भी हम लोग जो है थोड़ी सी बात को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मंदाग्नि नजर आ रही है, क्या मैंने जैसे पीछे बोला था कि मंदाग्नि में भी जो है हमें विरेचन नहीं कराना है। मंदाग्नि है तो अग्नि का उसका दीपन करा देना है। तो वहां पे जैसे हमारे पास बहुत सारे योग है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, इस तरह के कोई भी क्षार और लवण युक्त जो भी औषधि योग है वो हम दे सकते हैं। उससे अग्नि जो है दीप्त हो जाएगी पेशेंट की, और उसका जो है मंदाग्नि जो है कंट्रोल्ड हो जाएगी, अग्नि दीप्त होगी। तो इसमें इसके बाद फिर हम लोग जो है ऐसे पेशेंट को जो है विरेचन के लिए लेके जा सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। विरेचन के लिए अब जो औषधियां हैं वो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी औषधियां आती हैं, जैसे कि एरंड का क्वाथ हो गया, मल्तास का क्वाथ हो गया, निसोथ हो गई, जैसे त्रिव्रत के नाम से जाना जाता है, अभ्याधि मोदक हो गया, अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण हो गया, पंचसकार चूर्ण हो गया, एक मणिभद्र लेह करके भी साउथ में बहुत कॉमन प्रिपरेशन चलती है, इच्छावेदी रस हो गया, अश्वकंचुकी रस हो गया, गंधर्व हस्ताधि एरंड तेल हो गया, या नॉर्मल एरंड तेल हो गया। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन है हमारे पास। अब कौन सा कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रोगी का मेडिसिन का जो टेस्ट होता है उसका जो है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इस चीज पे अगर गौर नहीं करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट भाग जाता है। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। तो जिसके लिए तेल लेना आसान है उसको हम तेल से करा दें, क्वाथ लेना आसान है क्वाथ से करा दें। बहुत से लोग बोलते हैं मैं क्वाथ नहीं ले सकता, लिक्विड तो मैं ले ही नहीं सकता। तो अब वहां पे आप अमलतास क्वाथ तैयार करके उसको विरेचन कराने का प्लान करेंगे तो दिक्कत है उसको। तो बेहतर है कि उसमें हम लोग उसको दूसरा ऑप्शन दे दें, उसको हम अभ्याधि मोदक दे दें या हम अभिपत्ति कर चूर्ण दे दें। तो इस तरह की चीजें हम लोग जो है पेशेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा अडॉप्ट कर सकते हैं। एक अश्वगंज रस का मैंने नाम लिया, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कृमि वगैरह हो जाते हैं, उनको हम कृमि कुठार वगैरह चलाते हैं, थोड़े दिन बाद जो है उनका उधर शोधन कराने की जरूरत पड़ती है, हल्का विरेचन कराने की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम लोग उनको तीक्ष्ण औषधि ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो या तो अभिपत्ति का चूर्ण शहद वगैरह में मिला के हम चटा दें, या फिर जो है अश्वकंचुकी रस जो है वो हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह के विरेचक योगों का जो है हम लोग सेवन जो है करा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो विरेचन का मैकेनिज्म, फिर विरेचन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जब भी जिस पेशेंट के जो विरेचन योग्य हैं उनमें हम लोग सबसे पहले आम पाचन कराएंगे, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन जिस तरह की हमें जरूरत लग रही है उसको उस समय पे लघु आहार पर डालेंगे। उसके बाद जो है हम लोग उसको सिंपली
जिस दिन हमें विरेचन कराना है उस दिन हम उसको एक मेडिसिन जो है घर के लिए दे देंगे, उसको बोल देंगे कि वो रात में अपना जो है खा ले, 4-6 घंटे बाद जो है उसको अच्छे से जो है बेग आना स्टार्ट होंगे। जनरली 5-6 बेग आ जाते हैं। किसी पेशेंट को जनरली जैसे क्या होता है कि अभिपत्तिकर 10-12 ग्राम 15 ग्राम दिया, उसको 1 ही बेग आया या 2 ही बेग आए। तो और जो भी बेग आए वो बहुत ऐसे नहीं आए कि उसको हल्का फील हो रहा है। तो क्या करना है कि उस कंडीशन में हम लोग उसको दोबारा नेक्स्ट डे भी अभिपत्तिकर चूर्ण 10-12 ग्राम का दे देंगे। और ऐसा शायद ही कोई पेशेंट होता है जिसको फिर अच्छे से बेग आते नहीं हैं। हाँ, अगर क्रूर कोष्ठी है तो जैसा मैंने पहले बताया कि पहले उसके क्रूर कोष्ठ का समाधान करना है, घी वगैरह उसको देना है। उससे अगर रिलैक्स नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको जो है माधुतेलिक बस्ती वगैरह दे सकते हैं, और उसके बाद ही फिर हम लोग जो है उसको विरेचन के लिए लेके जाएँ। तो इस तरह की चीजें अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो इन जो लघु वमन लघु विरेचन के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो औसम होते हैं, मैजिकल होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, शोधन में एक और सरल भाषा में अगर रोगियों को भी समझाना हो कि भाई इसका फायदा क्या मिलेगा, तो जनरली हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जनरली हम लोग किचन में जब कभी कई बार होता है बहुत ही गंदा बर्तन होता है कि कालिख लगी हुई है, उसका चारों तरफ से गंदगी जमा है, उसमें और कुछ कालिख लगे या और कुछ भी डालो तो जनरली उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो गंदा ही है, गंदा ही कहेंगे और गंदा ही दिखेगा वो। लेकिन अगर वही हम उसको चमका दें, एकदम से साफ सुथरा कर दें और साफ सुथरा करके चमका के उसको रख दें, उस कंडीशन के बाद जब उसमें जरा सा भी एक काला सा डॉट भी लगता है तो वो अलग से नजर आता है। तो ठीक इसी तरह से जिसके बॉडी में थोड़ा सा हम शोधन कर देते हैं, भले ही हम लघु शोधन करें, उसका अगर हम सामान्य शोधन ही कर दें, तो भी उसके बाद उसके जो रिजल्ट हैं, एक तो दो फायदे हैं। एक तो मेडिसिन की डोज बहुत कम देनी पड़ती है, कई सारी बहुत सारी मल्टीपल सिम्टम्स की ऐसे ही समाधान हो जाता है। उसको आधे लक्षण तो क्या है, सर बड़ा हल्का लग रहा है, मेरे जो दर्द दर्द यहाँ होता था वहां होता था, ये बेचैनी लगती, वो तो है ही नहीं। तो ये सब ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो रिलैक्स हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपको जो मेडिसिन है उसकी डोज भी आपको बहुत कम देनी पड़ती है, और जो देते भी हैं उसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। तो इतने सारे फायदे हैं। तो और बहुत ही आसान है, आराम से किए जाने वाले सिचुएशंस में है। तो ये चीज आप लोग जरूर अडॉप्ट करें। आप लोगों को अगर कहीं पे भी कोई तकलीफ आए, मेरा प्रोफाइल है अभिषेक गुप्ता के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता के नाम से पेज है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। इसमें कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछेंगे मैं आपको जरूर जो है उस पर आंसर करूंगा। रोगी के मन का जो है ध्यान रखना है हम लोगों को, मतलब उसकी रुचि का जो है ध्यान रखना है। ये कॉमन सा टिप्स है। हमारा रोगी हमारे पास आए तो वो ऐसा ना हो कि वो दवा के स्वाद की वजह से या टेस्ट की वजह से वो भाग जाए। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। पेशेंट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जो है, वैसे मैं जो स्वाद वाला पार्ट है दवाओं इसको लेके आगे कोशिश करूंगा कि एक सत्र जो है करूं, अलग अलग रोगों पे हम किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं अनुपान वगैरह के थ्रू, जिससे कि रोगी को जो है मेडिसिन टेस्ट का ज्यादा इशू ना आए, और किस तरह के कॉम्बिनेशन को हम ज्यादा यूज करें और ज्यादा प्रभावकारी ढंग से यूज करें, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि एक अगला सत्र लूँ। इसके साथ मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि पेशेंट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, इस पे भी जब कभी भी मुझे समय मिलेगा मैं एक सत्र जरूर करूंगा। पेशेंट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आयुर्वेद में जो व्यक्ति आते हैं ज्यादातर पूरी दुनिया से जो है धक्के खाए हुए, परेशान, बहुत ही खराब सी सिचुएशन लेके कि चलो अब यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं शायद कुछ भला हो जाए। तो इस तरह के कंडीशंस के ज्यादातर पेशेंट आते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है बड़ी हाई होती है। तो उसका मैनेजमेंट जो है हमें सही ढंग से उनको काउंसलिंग करके समझा के अच्छे से उनको जो है रोग, औषध, आहार, चिकित्सा सबके बारे में सही ढंग से काउंसलिंग करके जो है उन्हें भेजना चाहिए। तो आगे इस पे कभी भी जब भी मुझे समय मिलेगा तो जरूर मैं एक सत्र करूंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं कहना चाहूंगा, वैद्य वृत्ति का जो है वो पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्य वृत्ति मतलब कि हम लोग खुद भी अपने आचरण में आयुर्वेद को अपना लें। आयुर्वेद अगर हम खुद फॉलो करेंगे, आयुर्वेद को हम खुद अपनाएंगे, तभी हम जो है बाहर किसी को बता सकते हैं उसके प्रभाव के बारे में, गुणों के बारे में। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि सर ये तो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, कि चाय मैं 4-5 बार पीता हूँ, मैं आप कह रहे हो कि छोड़ दो। तो अगर आप खुद नहीं पीते होंगे ऐसा, या कुछ खुद से नहीं अडॉप्ट करके रखे होंगे, तो आप जोर देके उसे कभी भी समझा नहीं सकते।
तो वैद्य वृत्ति का पालन प्रत्येक चिकित्सक को, प्रत्येक वैद्य को, प्रत्येक आयुर्वेद के स्टूडेंट को जो है करना चाहिए, और उससे ही उसकी एक अच्छी पहचान बनती है, उसके अंदर एक जो है अलग तरह का एक सत्व जो है जागता है, उसकी होज में वृद्धि होती है, और उनके कार्यों में भी एक विशेष तरह का जो है तेज आने लग जाता है। और आप खुद से जब करके देखेंगे तो आपको ये महसूस भी होगा। तो इन सारी चीजों का मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का ये सत्र अच्छा लगा होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जो है मैं जरूर पढ़ूंगा, और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप आगे जरूर जो है लोगों को इसको फॉरवर्ड करें, और जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रश्न हो, आप जरूर यहाँ पे डालें, और इस पे कोई और भी विचार हो तो आप जरूर शेयर करें। आगे हम लोग जो है उस पे लेके बहुत सारी चर्चा जो है नियमित रूप से करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका दिन शुभ रहे, आगे आप स्वस्थ होकर अच्छा काम करें, आयुर्वेद का मान बढ़ाएं, इसी कामना के साथ प्रणाम।